हेलो गाइस, मैंने दूसरे चैनल पर डेविल किंग की स्वीट क्वीन के चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं। प्लीज दूसरे चैनल पर अपना प्यार जरूर दिखाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। CH 240 अंत की ओर। कुसुम ने जब सुना कि अजीत सर्विलेंस रूम में जा रहा है, उसके हाथ पांव फूलने लगी। वो जल्दी से अपने कमरे में गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वो दरवाजे से टिककर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। तभी उसकी नजर सिया पर पड़ी, जो उसके सामने खड़ी उसे हैरान परेशान नजरों से देख रही थी। सिया ने उससे पूछा, आप कौन हैं और आपने मुझे बचाया, थैंक कोट। इसके आगे सिया कुछ बोलती उसके पहले ही कुसुम उसकी बात काट बोली, देखो तुम यहाँ से जितनी जल्दी हो भाग जाओ। तुम्हारा यहाँ ज्यादा देर रहना खतरे से खाली नहीं। वो लोग CCTV चेक करने गए हैं, तुम किसी भी वक्त पकड़ी जाओगी। सिया उसे देख बोली, आप कौन है आप? क्या अजीत ने आपको इस घर में कैद करके रखा है? इस पर कुसुम फीकी मुस्कान के साथ बोली, हो, मुझे तो मेरी किस्मत ने कैद करके रखा है। चाहूँ भी तो इस कैद से नहीं भाग सकती, लेकिन तुम यहाँ से भाग जाओ। तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये घर नहीं, एक किला है, किला जिसमें बाहर का कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर तुम क्यों आए? और अगर आना ही था तो राम भैया के साथ आती। कुसुम के इतना कहते ही सिया हैरानी से बोली, आप मुझे जानती है? कुसुम ने कहा, सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मैं पूरे घर को जानती हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं जानती। मैं अजीत की पत्नी हूँ। अजीत की पत्नी? लेकिन मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। सिया हैरानी से बोली। कुसुम फिर से फीका मुस्कुरा कर बोली, कहा ना मैंने तुमसे कि ये एक किला है, इसमें से बाहर जाने की इजाजत मुझे नहीं है। लेकिन तुम यहाँ से जल्दी से निकलो, अपनी जान बचाओ। सिया अभी भी कुसुम को हैरान परेशान नजरों से देख रही थी। उसने अभी कुछ देर पहले कुसुम के साथ अजीत का बर्ताव देख लिया था, किस तरह अजीत ने उसे डराया और दर्द पहुंचाया था। कुसुम ने उसे ऐसे कहीं गुम देखा तो उसका कंधा पकड़ झकझोर कहा, ऐसे क्या खड़ी हो सिया? राम भाई को जल्दी से कॉल करके बुलाओ और यहाँ से निकलो, वरना इनके हाथ लगी तो ये लोग तुम्हें गायब कर देंगे, हमेशा हमेशा के लिए। राम का नाम लेते ही सिया को एकदम से होश आया। उसने अपना फोन देख कहा, राम? हाँ, मुझे उन्हें फोन करके बताना है। कहते हुए उसने फोन देखा तो उसमें राम के ढेर सारे मिस्ड कॉल थे। सिया ने तुरंत राम को कॉल किया। राम जो लिफ्ट की ओर ही जा रहा था, सिया का कॉल देख तुरंत रिसीव कर कहा, सिया कहाँ हो तुम ठीक हो? क्या जरूरत थी अकेले जाने की? सिया ने उसकी बात बीच में काट कहा, पहले मेरी बात सुनिए, आप कहाँ हैं? मैं ऑफिस में, लेकिन तुम्हारे पास आ रहा हूँ। बताओ तुम कहाँ हो? राम ने पूछा तो सिया सिर झटक बोली, ऑफिस में कहाँ? आप अपने केबिन में ही रहना, कहीं मत जाना प्लीज। सिया, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। राम ने जैसे ही इतना कहा, लिफ्ट की आवाज सिया को सुनाई दी। उसने तुरंत पूछा, आप लिफ्ट में हैं? राम ने कहा, हाँ। लेकिन तुम? राम इसके आगे कुछ कहता सिया तुरंत घबराते हुए बोली, आप लिफ्ट में क्यों गए? आपको नहीं जाना था, आप जल्दी लिफ्ट से बाहर निकलिए अभी प्लीज। राम ने उससे कहा, लिफ्ट से बाहर निकलूं? क्यों हुआ? आप सवाल क्यों कर रहे हैं? आप लिफ्ट से बाहर निकलिए अभी के अभी, बस। और अपनी कार भी मत यूज करना, सुना आपने? अपनी कार भी? उद्धरण चिन्ह। सिया ने जैसे ही इतना कहा, उसी समय कुछ खटखट की आवाज हुई, जैसे कुछ टूटा हो, और लिफ्ट फिसल कर नीचे जाने लगी। राम ने तुरंत ऊपर देख कहा, ये क्या हो रहा है? सिया ने आवाज सुन कहा, क्या हो रहा है? ये आवाज कैसे? आप ठीक है? आप ठीक है? जवाब दीजिए ना, सिया जोर से चीखी। सामने खड़ी कुसुम ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रखना में गर्दन हिलाई। राम ने बस इतना कहा, सिया। वो और कुछ जवाब देता उसका फोन हाथ से छूट गया और कुछ दिल दहलाने की आवाजों के साथ फोन कट गया। सिया जैसे वही सुन्न हो गई, उसकी पुतलियां जैसे ठहर गई, आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। कुसुम उसे हिलाते हुए बोली, सिया क्या हुआ? देखो ज्यादा समय नहीं है, निकलो यहाँ से। सिया अभी भी वैसे ही खड़ी थी। कुसुम ने उसकी हालत देख मन ही मन कहा, अगर इसे यहाँ से नहीं निकाला तो इसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। वो अजीत जाने इसका क्या हाल करेगा। वो तो पूरा जल्लाद है, जल्लाद। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। कुछ सोच कुसुम बाहर आई। वो कॉरिडोर में लगे कैमरे देखने लगी। उसने देखा उसके कमरे के बाहर तो कैमरा नहीं था, लेकिन कॉरिडोर कैमरा तो था। कुसुम अंदर गई और सिया के ऊपर का दुपट्टा हटाकर दूसरा दुपट्टा उड़ाया और उसका मुंह ढक उसका हाथ पकड़ उसे बाहर ले जाने के लिए खींचने लगी।
सिया अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई, वो अभी भी वही जमी रही। कुसुम ने उसे खींचते हुए कहा, चलो सिया जल्दी, टाइम नहीं है। उसने सिया को खींच कमरे से बाहर निकाला और दोनों तरफ देख चुपके से कैमरे से बचते हुए पीछे के रास्ते से सिया को बंगले के पीछे ले आई। उसने सिया को धकेलते हुए कहा, सिया जाओ, अपने राम के पास जाओ। इधर अजीत सर्विलेंस रूम में आया और अपने कमरे के सामने के कैमरे की फुटेज चेक करने लगा। सिया की अच्छी किस्मत की उस कैमरे की फुटेज खास क्लियर नहीं थी, लेकिन उसे अपने कमरे के बाहर कोई खड़ा तो जरूर दिखा। अजीत तुरंत दूसरी फुटेज चेक करने लगा। दूसरी तरफ रागिनी इधर उधर देखते हुए घर के पीछे आई तो कुसुम के साथ किसी घूंघट वाली औरत को देखा। उसने सिर झटक मुंह टेढ़ा कर कहा, ये भी ना, पता नहीं क्यों इसको रख रखा है अजीत ने इसे। बेचारी जब देखो तब किसी न किसी काम में लगी रहती है, देखो अभी भी नौकरानी के साथ लगी है। रागिनी उस पर से ध्यान हटा अंदर की तरफ आए और इधर उधर देख बोली, पता नहीं किसे ढूंढना है, बस ढूंढना है कह दिया। अरे सच कोई था भी या नहीं? एक तो इन बाप बेटे में तो ऐसे ही तनी हुई है, लेकिन मुझे इनकी तरफ ही रहना होगा क्योंकि इनकी तरफ रहने में ही फायदा है। अगर अजीत का प्लान सक्सेस हो गया तो राम की सारी दौलत उसकी होगी, यानी कि मेरी, क्योंकि मुझ पर तो पहले से फिदा है, और अगर नहीं हुआ तो भी सारा इल्जाम इस बाप बेटे पर आएगा। मैं तो इनको जानती ही नहीं। कहते हुए उसने आंखें मटकाई। कुसुम सिया का हाथ पकड़ उसे पीछे के गेट से बाहर निकालते हुए बोली, अब जाओ यहाँ से जल्दी। सिया ने सिर हिलाया और वहाँ से चली गई। कुसुम जैसे ही पीछे पलटी तो उसके सामने अजीत खड़ा था। उसे देख कुसुम घबरा गई, लेकिन अपना डर छिपा बोली, आप यहाँ। अजीत आहिस्ता आहिस्ता उसके पास आया और उसे घूरते हुए बोला, किसे भगा रही थी तुम? अजीत के इतना बोलते ही कुसुम हड़बड़ाते हुए बोली, किसी को नहीं, किसी को भी तो नहीं, मैं किसे भगाऊंगी। कुसुम ने जैसे ही ये कहा, अजीत ने एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर मारा। उसके चेहरे को पकड़ बोला, साली झूठ बोलती है, फुटेज देखकर आ रहा हूँ मैं, साफ दिखा कि तेरे कमरे से तू किसी घूंघट वाली को पीछे के रास्ते से यहाँ लेकर आई। बता कौन था वो जिसे तूने छिपकर यहाँ से भगाया? कुसुम डरते हुए बोली, नहीं, कोई नहीं, वो तो एक नौकरानी थी। नौकरानी? हाँ, अभी पता चल जाएगा, अभी पकड़कर लाते ही होंगे उसे। अजीत ने उसे घूरते हुए कहा तो कुसुम जान हलक में आ गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। अजीत उसे देख बोला, अरे तुम घबरा क्यों रही हो? डरो मत, अभी पता चल जाएगा। अजीत अभी कुसुम को धमका ही रहा था कि उसका एक आदमी अजीत के पास आकर बोला, बॉस वो तो राम की बीवी थी। अजीत नगवारी से बोला, व्हाट? आदमी ने सिर हिलाया तो अजीत गुस्से से बोला, अरे तो उसको पकड़ो, यहाँ क्यों आए हो मुझे बताने? जाओ जल्दी पकड़ कर लाओ। उसके आदमी ने कहा, पप्पू उसके पीछे ही गया है, मैं तो आपको बस बताने ही आया था। इतना बोल वो आदमी भी चला गया। अजीत ने कुसुम को खा जाने वाली नजरों से घूरा और उसे 2 लाफे और लगाते हुए बोला, मेरे खिलाफ साजिश? तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई, तूने मेरे खिलाफ जाने की सोची भी कैसे? तुझे तो मैं अच्छे से बताऊंगा, लेकिन अभी उस सिया को देखता हूँ। इतना बोल अजीत जाने लगा तो कुसुम उसके पैर पकड़ बोली, देखिए प्लीज ऐसा मत कीजिए, उसे छोड़ दीजिए, उसने आपका क्या बिगाड़ा है? आप छोड़ दीजिए ये सब, हमारे बेटे के लिए छोड़ दीजिए, ये सब ठीक नहीं। अजीत अपना पैर झटक उसे खुद से दूर धकेल बोला, अरे हद! एक्सक्लेमेशन मार्क कोट। अजीत कुसुम को वही छोड़ अंदर आया और कमल चौधरी को पुकार बोला, पापा। कमल चौधरी उसे देख बोले, क्या हुआ, कौन था पता चला? अजीत सिर हिला बोला, हाँ पापा, पता चल गया। कौन था, कहाँ है? कमल चौधरी ने आसपास देख कहा। अजीत गुस्से से कहा, पापा वो उस राम की बीवी थी। ये सुन तो कमल चौधरी के होश उड़ गए। वो आंखें बड़ी बड़ी कर बोले, क्या राम की बीवी? लेकिन वो यहाँ कैसे आई और वो अंदर घुसी कैसे? कमल चौधरी फिर एकदम से सिर पर हाथ रख बोले, इसका मतलब उसने सब सुन लिया। अजीत ने अपना सिर झटक बोला, अब ये तो पता नहीं कि क्या सुना या क्या नहीं। हमारे आदमी उसके पीछे गए हैं, मैं भी जा रहा हूँ। कमल चौधरी ने कहा, हाँ, जाओ उसे जिंदा पकड़ कर लाओ, और अगर बच जाए तो फिर प्लान बी पर एक्शन लेना होगा। प्लान बी? वो क्या है पापा? अजीत ने पूछा तो कमल चौधरी ने आंखों में गुस्सा लाते हुए कहा, पूरे कुमार खानदान का खात्मा। अगर सिया ने सब सुन लिया है तो वो सबको सब कुछ बता देगी, इसके पहले कि वो उन तक पहुँचे।
उसे खत्म कर दो, और अगर वो बच गई तो उसके पूरे खानदान को खत्म करना होगा, वरना ये लोग मुझे जेल भेज देंगे। जाओ जल्दी उसे पकड़ो। अजीत ने सिर हिलाया और जल्दी से बाहर आकर अपनी गाड़ी लेकर निकल गया। उसने पप्पू को फोन लगाकर पूछा, कहाँ हो? पप्पू ने कहा, बॉस एमजी रोड उसकी गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। ओके, इतना बोल अजीत ने फोन काटा और गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ ली। इधर शांति कमरे में अभी भी अपना सिर पकड़े बैठी थी। कुसुम दौड़ी दौड़ी उसके पास आए और कहा, मम्मी जी! एक्सक्लेमेशन मार्क। प्लीज रोक लीजिए इनको, ये उन लोगों को जान से मारने जा रहे हैं। ये अनर्थ मत होने दीजिए मम्मी जी। शालिनी ने उसका हाथ झटक कहा, तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? राम और सिया का खानदान खत्म हो ये तो हमारे लिए ही अच्छा है। शांति के इतना बोलते ही कुसुम उसे नागावरी से बोली, किस मिट्टी की बनी है आप? सब कुछ जानने के बाद भी आप ऐसा कह रही है। सच ही कहा है, किसी ने जो जैसा बोता है वैसा ही पाता है, और आप भी अपने बोए का फल पा रही है। इन लोगों ने आपके भाई की जान ली, आपके भतीजे की जान ली, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। आप तो राम के खानदान के खत्म होने की कामना कर रही है। शांति उसे गुस्से से घूर बोली, देखो, अपनी ये ज्ञान की बातें अपने पास रखो। वैसे भी अब पुरानी बात को लेकर क्या रोऊं? अब जो बीत गया वो बीत गया। कुसुम ने शांति को देख बड़ी अफसोस से अपना सिर हिला कहा, बड़ा अफसोस हो रहा है आपकी सोच पर, बल्कि घिन आ रही है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आज आपने अपने पति और बेटे को नहीं रोका तो विनाश होगा, विनाश। क्योंकि वो आज आपकी माँ और उनके खानदान को खत्म करने जा रहे हैं। कुसुम के इतना कहते ही शांति गुस्से से बोली, क्या बकवास कर रही हो? वो ऐसा नहीं करेंगे। कुसुम ने तुरंत शांति के आगे बैठकर कहा, जो आदमी आपके भाई को मार सकता है दौलत के लिए, तो वो आपकी माँ और भतीजे को क्यों नहीं मार सकता? और अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ, उनका यही प्लान है। प्लीज रोक लीजिए इस खून खराबे को, अपने पोते की खातिर। मुझे मेरे बेटे को ऐसा फ्यूचर नहीं देना, प्लीज रोक लीजिए। कुसुम हाथ जोड़ गिड़गिड़ा रही थी शांति के सामने। शांति भी हल्की बक्की सी उसे देख रही थी। कुसुम ने उन्हें हिलाते हुए जोर से चीखी, मम्मी जी उठिए। कुसुम की आवाज से शांति अपने होश में आए और एकदम से उठते हुए बोली, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। दूसरी तरफ सिया बहुत तेजी से कार ड्राइव कर रही थी, क्योंकि उसके पीछे अजीत के गुंडे पड़े थे, और दूसरी तरफ से अजीत भी उसी की ओर बड़ी तेजी से गाड़ी लिए बढ़ रहा था। अचानक से एक मोड़ पर सिया की कार को गुंडों ने पीछे से अपनी से जीप धक्का दिया। सिया की कार सीधा जाकर सामने से आ रही कार से टकरा गई, जो कि अजीत की थी। उसकी कार को दोनों तरफ से जोरदार टक्कर हुई। अजीत ने अपनी गाड़ी के गियर चेंज किए और एक बार फिर तेजी से सिया की कार को टक्कर मारी। इस समय अजीत के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। उसने फिर से अपनी गाड़ी पीछे ली और उसे एक बार फिर से टक्कर मार सड़क के दूसरी तरफ लुढ़का दिया। सड़क से नीचे उतरते ही गाड़ी में जोरदार धमाका हुआ और पूरी गाड़ी धू धू कर जलने लगी। गाड़ी को जलता देख अजीत के चेहरे पर जीत वाली मुस्कुराहट आ गई। जारी है CH-241 मौत के करीब खुशी। सिया की गाड़ी को जलते देख अजीत शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, चलो इस बार तो पक्का मर गई साली। उधर वो राम मारेगा और इधर सिया। अब बारी है उन सपोलों की। इतना बोल वो ठहाका लगा कि हंस पड़ा। तभी उसकी नजर आसपास आती भीड़ पर गई। कुछ लोग उनकी ओर ही दौड़े आ रहे थे। बॉस कहते हुए उसके आदमी ने कुछ इशारा किया तो अजीत सबकी ओर देख बोला, जल्दी से गाड़ी में बैठो, निकलो यहाँ से जल्दी। अजीत इतना बोल गाड़ी में बैठ गया और वहाँ से निकल गया। उसके पीछे पीछे उसके आदमी भी। अजीत ने कमल चौधरी को फोन कर सिया के साथ हुए हादसे की जानकारी दी तो कमल चौधरी खुशी से बोले, गुड, ये अच्छा किया तुमने। अब एक काम करो, उसके बच्चों को लेकर हवेली पहुँचो, बाकी सबको मैं देख लूंगा। इतना बोल उसने फोन काट दिया। गाड़ी को जलते देख आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए और देखने लगे। लगता है पेड़ से टकरा गई गाड़ी, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, पूरी गाड़ी ही जल गई। एक आदमी बोला, अरे कोई पुलिस को तो फोन करो। दूसरे आदमी ने कहा। तभी वहां एक और गाड़ी आकर रुकी, उसमें से बाहर आया राम। उसके माथे पर चोट लगी हुई थी। सिया के फोन की लोकेशन यही की थी। वो जल्दी से अपनी गाड़ी से बाहर आया, उसके साथ शशांक और सुमित भी थे। सिया की जलती हुई गाड़ी देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई, सांसें अटक चुकी थी उसकी। वो गाड़ी के पास आकर चीखा, सिया। वो आगे जाने को हुआ तो शशांक और सुमित ने उसे रोकते हुए कहा, सर।
संभालिए अपने आप को, आग बहुत ज्यादा है। तभी पास ही खड़े आदमी ने कहा, पता नहीं कौन था इस गाड़ी में, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। इतना सुन राम ने उसकी ओर देखा और गुस्से से उसकी कॉलर पकड़ बोला, बकवास बंद करो अपनी। कोई नहीं मरा है समझे, कुछ नहीं हुआ है मेरी सिया को। शशांक ने उस आदमी का कॉलर राम से छुड़ाया और कहा, सर छोड़िए इसे, क्या कर रहे हैं। शशांक की ओर देख राम अपने होश में आया और उस आदमी को छोड़ बोला, सॉरी, आई एम सॉरी। उस आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, उद्धरण चिन्ह। इतना बोल वो राम के कंधे को थपथपा वहाँ से चला गया। राम फिर से गाड़ी के पास जाने सुमित ने उसे रोकते हुए कहा, प्लीज सर। राम ने उसे घूरते हुए कहा, मेरी पत्नी की जान खतरे में है, मैं उसे ऐसे आग के बीच नहीं छोड़ सकता, हटो मेरे रास्ते से। इतना बोल उसने सुमित को अपने आगे से हटाया और गाड़ी के अंदर झांकने की कोशिश करने लगा। आग की लपटें तेज थी और धुएं की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने आसपास देखा और पास ही लोहे का रोड उठाया जो शायद गाड़ी से टूटकर गिरा था। उसने गाड़ी के आगे शीशे तोड़े और अंदर देखने लगा, लेकिन अंदर तो कोई नहीं था, गाड़ी खाली थी। अंदर सिया को ना देख उसके जान में जान आई। सुमित ने राम को हिलाते हुए कहा, मैम अंदर नहीं है। मतलब वो गाड़ी से बाहर निकल गई थी। राम ने सिर हिला कहा, सिया यही कहीं होगी, उसे ढूंढना होगा। सिया, सिया। राम ने उसे पुकारा और सड़क से लगे झाड़ियों के बीच उसे ढूंढने लगे। सिया, तुम कहाँ हो? तुम मुझे फिर से छोड़कर नहीं जा सकती, आवाज दो सिया। राम ने एक बार फिर से उसे पुकारा। सिया का फोन भी बंद आ रहा था, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद उसकी चप्पल मिली। राम ने इधर उधर देखते हुए कहा, ये तो सिया की सैंडल है। उसने फिर से आवाज लगाई, सिया, सिया। तभी पत्तों की सरसराहट के बीच कुछ घुटी घुटी सी आवाज आ रही थी, जिसे राम ने ध्यान सुनने की कोशिश की। रा म। आवाज को सुनते ही राम पहचान गया कि ये सिया की आवाज है। उसने फिर से पुकारा, सिया, कहाँ हो तुम ही हो ना? वो दबे पांव आवाज की दिशा को ओर जाने लगा। कुछ दूर चलने पर उसे एक दुपट्टा दिखाई दिया। वो दौड़ा दौड़ा आया, दुपट्टा उठाकर बोला, सिया। इतना बोल उसने नीचे देखा तो गहरी खाई थी। एक पल को घबरा गए और ठिठक कर पीछे हुआ। उसने बेचैनी से फिर से सिया को पुकारा, सिया, सिया, कहाँ हो तुम? देखो अगर इस बार तुम गई ना, मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। सिया, कहाँ हो तुम? बोलते हुए वो अपने घुटनों पर बैठ रो पड़ा। तभी उसे फिर से बहुत धीमी मगर साफ आवाज आई, राम, राम। आवाज सुन राम ने तुरंत इधर उधर देख कहा, सिया, राम। विस्मयादिबोधक चिन्ह, मैं यहाँ हूँ राम। फिर से सिया ने उसे पुकारा। राम ने उसकी आवाज सुन उस दिशा में देखा तो पाया सिया झाड़ियों के बीच फंसी एक बड़े से पत्थर को पकड़ कर बैठी थी। अगर वो जरा सी भी हिलती तो सीधा नीचे खाई में जाती। उसके माथे पर चोटों के निशान थे। राम उसे देख घबराते हुए, सिया तुम डरना मत, मैं आ रहा हूँ। राम जोर से चीखा, शशांक, सुमित। उसकी पुकार सुन दोनों जल्दी से उसकी ओर आए। नीचे झांक कर देखा तो राम नीचे उतर रहा था और सिया पत्थर पकड़ बैठी थी। ओ गॉड, प्लीज हेल्प, सुमित के मुंह से निकला। सर प्लीज संभाल कर, सुमित ने राम से कहा और शशांक से कहा, जल्दी से रस्सी लेकर आओ। हाँ, शशांक ने सिर हिलाया और गाड़ी की ओर दौड़ गया। राम आहिस्ता आहिस्ता संभल कर सिया की ओर बढ़ रहा था। वो अपना एक एक कदम बहुत जमा कर रख कर रहा था, क्योंकि अगर जरा सा भी कदम डिगमगाए तो सीधा नीचे। सिया उसे देख बोली, आप संभल कर आना राम। राम ने उसकी ओर कहा, डोंट वरी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, घबराना मत, कुछ नहीं होगा, ना तुम्हें ना मुझे। ऐसे ही कुछ कुछ बोलते हुए राम उसके पास पहुंच गया। सिया के पास पहुंचकर राम ने उसे अपनी पीठ पर लाद लिया। उसी समय शशांक ने रस्सी नीचे फेंक कहा, सर रस्सी पकड़ लो। राम ने तुरंत रस्सी पकड़ ली। शशांक और सुमित ने मिलकर उन्हें ऊपर खींचा और सिया को थामे। आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर आ गया। ऊपर आते ही उसने सिया को तुरंत कसके के अपने गले से लगा लिया। सिया को गले लगाते ही उसकी जान में जान आई, जैसे सांसें फिर से चल पड़ी हो उसकी। राम ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, तुम ठीक हो? सिया ने सिर हिलाया और उसे अपनी अधखुली आंखों से देख बोली, हॉस्पिटल ले चलिए मुझे, हमारा बच्चा, राम, हमारा बच्चा। इतना बोल सिया उसकी बाहों में बेहोश हो गई। राम को उसकी बात ज्यादा समझ में तो नहीं आई, लेकिन उसने तुरंत उसे गाड़ी में बैठाया और गाड़ी स्टार्ट की। शशांक और सुमित उसके पीछे ही थे।
रास्ते में जो भी पहला हॉस्पिटल आया, राम ने वही गाड़ी रोक ली और सिया को अपनी गोद में लिए हॉस्पिटल के अंदर ले गया। डॉक्टर सिया का चेकअप करने लगे और राम उसके बेहोश होने से पहले की बात को सोचने लगा। हमारा बच्चा। राम ने कुछ सोच अपना फोन निकाला और सिया का मैसेज पढ़ने लगा। आपको कुछ जरूरी बात बतानी है, मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। राम इन्हीं ख्यालों में गुम अभी किसी नतीजे पर पहुँचा ही था कि अंदर से डॉक्टर ने आकर कहा, मिस्टर कुमार, आपकी वाइफ और बेबी दोनों ठीक है, कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा। राम ने बस हाँ में सर हिलाया, लेकिन फिर बेबी शब्द पर ध्यान जाते ही उसने डॉक्टर को रोक कहा, एक मिनट डॉक्टर, क्या कहा आपने? बेबी, राइट। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मिस्टर कुमार, आपकी वाइफ ने बताया नहीं कि वो माँ बनने वाली है। डॉक्टर के इतना कहते ही राम तो जैसे सातवें आसमान पर था। वो अपनी खुशी को संभाल मुस्कुराते हुए बोला, आई यू श्योर डॉक्टर? विस्मयादिबोधक चिन्ह, मेरा मतलब है बेबी ठीक तो है न? आई मीन अभी बहुत बड़े हादसे से बची है वो। डॉक्टर ने सिर हिला कहा, हाँ शी इज फाइन, उन्हें चोटें आई है बट ठीक हो जाएंगी और आपका बेबी भी बिल्कुल ठीक है। अभी कुछ देर में होश आ जाएगा, आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। सुमित ने मुस्कुराते हुए राम को बधाई देते हुए कहा, कांग्रेचुलेशन सर। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। राम ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू, आप माँ के पास जाए सर। उद्धरण चिन्ह। सुमित ने कहा तो राम ने सिर हिलाया और अंदर जाते हुए कहा, पुलिस लेकर अजीत के घर जाओ, अब इन बाप बेटे को मैं बिल्कुल भी नहीं माफ करने वाला। बहुत खेल लिया इन दोनों ने मेरे परिवार के साथ और हमारे इमोशंस के साथ। यस सर, शशांक तो अजीत के पीछे ही गया है। मैं जा रहा हूँ कमल चौधरी के अरेस्ट करवाने। सुमित ने कहा, हम तुम जाओ, मैं सिया को घर छोड़कर आता हूँ। इतना बोल राम अंदर रूम में गया और सुमित हॉस्पिटल से बाहर। राम रूम में आया तो देखा सिया बेहोश बिस्तर पर पड़ी थी। उसके माथे पर हाथों पर चोट लगी हुई थी, जगह जगह खरोचों के निशान। राम उसके चेहरे को बड़े प्यार से बोला, आज एक बार फिर तुम्हें खो देने का दर्द महसूस किया है मैंने। उस समय जब तुम्हारी जलती हुई गाड़ी देखी तो मेरी जान ही निकल गई। भगवान का लाख लाख थैंक यू कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो और हमारा बच्चा भी। कोट कहते हुए राम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए आगे बोला, हमारा बच्चा तुम्हारे अंदर सांस ले रहा है। तुम नहीं जानती कि तुम मुझे कितनी बड़ी खुशी देने जा रही हो। वैसे तो लव कुश हमारे बेटे हैं, लेकिन मैंने उनकी परवरिश का, उनके बचपन का अहम हिस्सा मिस कर दिया था। भगवान ने एक और बार मुझे ये मौका दिया। थैंक यू, थैंक यू। इतना बोल उसने अपने हाथ जोड़ लिए। कुछ सोच उसने अपर्णा को फोन लगाते हुए कहा, भाभी माँ को बताता हूँ, वो बहुत खुश होगी। इधर घर अपर्णा अपने फोन पर राम का कॉल देख उसे रिसीव कर बोली, क्या बात है देवर जी, आज कहीं गलती से मेरा नंबर तो नहीं लग गया? वैसे बता दूं, सिया इस समय हॉस्पिटल में होती है, घर पर नहीं। राम अपनी भारी आवाज में बोला, भाभी माँ। उसकी भारी आवाज सुन अपर्णा चलते चलते रुक गई और फोन को दूसरे कान से लगा संभालते हुए बोली, राम क्या हुआ? तुम्हारी आवाज, तुम ठीक हो? राम ने खुद को संभाल कहा, हाँ भाभी माँ, बल्कि मैं बहुत खुश हूँ। अपर्णा मुस्कुराते हुए बोली, खुश? प्रश्नवाचक चिन्ह। लेकिन तुम्हारी आवाज, क्या बात है, जल्दी बताओ। राम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यही बताने के लिए तो फोन किया है। अरे तो जल्दी बोल ना, पेट में गुदगुदी हो रही है। अपनी भारी आवाज सुनाकर डरा क्यों रहा है? अपर्णा ने उसे झूठे डपटते हुए कहा तो राम हल्के से हंस पड़ा। राम ने हंसते हुए कहा, भाभी माँ, आप फिर से बड़ी माँ बनने वाली है। अपर्णा ने फिर से मुंह बना कहा, अरे वो तो मैं हूँ। इतना बोल वो रुकी, फिर कुछ सोच बोली, एक मिनट, क्या कहा तुमने? फिर से हाँ, मतलब कहीं सिया? राम ने मुस्कुराकर कहा, हाँ भाभी माँ फिर से। अपर्णा ने कंफर्म करते हुए कहा, इसका मतलब सिया? फिर से माँ। राम ने कहा, हाँ भाभी माँ। राम के इतना कहते ही अपर्णा खुशी से चीखते हुए बोली, हाय। विस्मयादिबोधक चिन्ह। रब्बा, कितनी खुशी की खबर सुनाई है तूने। मैं क्या करूं? मेरे तो पैर ही जमीन पर नहीं रह रहे। मैं नाचूं गाऊं? मैं क्या करूं? तू कहाँ? और सिया, तू जल्दी से उसे घर लेकर बस, तू जल्दी आ। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाभी माँ, मैं आ रहा हूँ।
हाँ तू जल्दी आ, इतना बोल अपर्णा ने जोर से आवाज लगा बोली, दादी माँ। दादी माँ। उनकी खुशी से चहकती हुई आवाज सुन राम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने फोन काटा और सिया के पास बैठ उसका सिर सहलाते हुए हल्के से उसका माथा चूम लिया। उसके होठों का स्पर्श पाकर सिया कुनमुनाए और उसने धीरे धीरे आंखें खोली। ये देख राम उसका सिर सहलाते हुए बड़े प्यार से बोला, सियू सियू, आंखें खोलो, बहुत देर से सो रही हो। उसकी आवाज सुन सिया ने आंखें खोल उसे देखा। राम को सामने देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राम भी उसे प्यार से देखने लगा। अचानक राम के सिर की चोट देख वो एकदम से उठ उसके चेहरे को छूकर बोली, आप ठीक है? ये चोट, आप उस लिफ्ट में गए थे ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं? राम उसका चेहरा अपनी हथेलियों भर बोला, सिया सिया, शांत हो जाओ सिया, मैं ठीक हूँ, तुम्हारे सामने हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ, देखो इधर देखो। उसके ऐसा कहने से सिया ने उसकी ओर देखा, फिर रोते हुए बोली, मैं बहुत डर गई थी। आप उस लिफ्ट में क्यों गए? मना किया था ना आपको, आप मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनते। राम हल्की मुस्कान के साथ बोला, ओह मेरी सियू, आई एम सॉरी, अब से तुम्हारी हर बात मानूंगा, मेरे बच्चों की अम्मा। बच्चा की बात सुन सिया तुरंत अपने पेट पर हाथ लगा बोली, बच्चा, हमारा बच्चा। राम, हमारा बच्चा। राम उसे संभाल बोला, हमारा बच्चा ठीक है सिया, सब ठीक है, एंड थैंक यू मुझे इतना बड़ा गिफ्ट देने के लिए, वुड बी मदर। इतना बोल राम ने उसे सीने से लगा लिया। सिया भी उससे लिपट गई। उसने उससे लिपटे हुए ही पूछा, आप खुश हैं ना? राम ने उसे खुद से अलग किया और उसकी आंखों में देख कहा, खुश? प्रश्नवाचक चिन्ह। सिर्फ खुश नहीं सिया, मैं बहुत खुश हूँ। मैं इस समय अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकता। मैंने तो भाभी माँ को भी बता दिया। घर चलो, सब तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं। सिया ने उसे देख कहा, आप सच कह रहे हैं? हाँ और क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह। तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, एक नहीं दो बार। पहली बार मैं तुम्हारे साथ नहीं था, लेकिन इस बार मैं वो हर पल जीऊंगा जो एक होने वाले बच्चे का बाप जीता है। थैंक यू सो मच, आई सो हैप्पी एंड आई लव यू सो मच जान। सिया भी मुस्कुराते हुए बोली, आई लव यू टू जाना। ये सुन राम ने हल्के से उसका माथा चूम लिया और कहा, घर चले? सिया ने सिर हिलाया और उससे अलग हो बोली, जी चलिए। उसी समय डॉक्टर अंदर आए और सिया को देख बोली, अब आप कैसा फील कर रही हैं डॉक्टर? सिया मुस्कुराते हुए बोली, आई एम गुड। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप खुद एक डॉक्टर है इसलिए जानती है अपना ध्यान कैसे रखना है, तो ज्यादा एडवाइस नहीं करूंगी, बस अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू डॉक्टर, सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। डॉक्टर ने सिर हिलाया तो दोनों में उन्हें बाय कहा और राम ने सिया को बड़े आराम से बाहों में थाम खड़ा किया और संभालकर बाहर ले आया। 242 एक नई खुशखबरी। सिया की प्रेगनेंसी की खबर सुन अपर्णा बहुत खुश थी। वो लगभग चीखते हुए दुर्गा देवी को पुकारने लगी, दादी माँ कहते हुए वो उनके कमरे में आए, लेकिन दुर्गा देवी वहाँ नहीं थी। अपर्णा ने एक बार फिर से आवाज लगाई, दादी माँ, कहाँ है आप दादी माँ? अपर्णा ने तभी एक नौकर अपर्णा के सामने आकर बोला, दादी माँ पीछे लॉन में है भाभी। अपर्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है तुम जाओ, और हाँ कुक से कहना आज खीर बना ले। जी भाभी। इतना बोल नौकर चला गया। अपर्णा आज बहुत खुश थी, उसकी खुशी उससे संभल ही नहीं रही थी। उसने मंदिर के सामने अपने हाथ जोड़े और दौड़ी दौड़ी पीछे लॉन की ओर गई। वहां जाकर देखा तो दुर्गा देवी अपने छड़ी के सहारे चहलकदमी कर रही थी। अपर्णा जल्दी से उनके पास आए और उनकी बाहें पकड़ खुशी से गोल घुमा बोली, दादी माँ। दुर्गा देवी संभलते हुए बोली, अरे अपर्णा तुझे क्या हुआ? तू भूल गई मैं तेरी उम्र की ना हूँ, मुझे गिराएगी क्या? अपर्णा उन्हें ठीक से खड़ा कर बोली, ओ दादी माँ, ऐसी खबर है कि अगर आप सुनेंगी न तो आप भी ऐसी ही खुशी से झूमेंगी, और मैं तो बहुत ही खुश, ज्यादा खुश हूँ। दुर्गा देवी मुस्कुराते हुए बोली, वो तो दिखाई दे रहा है अपर्णा, लेकिन बात क्या है? कैसी खबर? अपर्णा उन्हें चेयर पर बैठाते हुए बोली, पहले आप बैठ जाइए दादी माँ, फिर आराम से सुनिए, क्योंकि आप भी उछल पड़ेंगी। दुर्गा ने मुस्कुराते हुए कहा, ओहो, आप बताएगी भी या ऐसे ही बातें बनाती रहेगी? दुर्गा देवी के कहने पर अपर्णा ने गहरी सांस छोड़ी और चहकते हुए कहा, आप फिर से बड़ी दादी बनने वाली है। अपर्णा के इतना कहते ही दुर्गा देवी ने कुछ देर तो नासमझी से देखा, फिर एकदम से आंखें चमकाते हुए बोली, इसका मतलब तुम कहना चाहती हो कि सिया फिर से माँ बनने वाली है?
अपर्णा मुस्कुराते हुए सिर हिला बोली, हाँ दादी माँ, बिल्कुल सही समझ रही है आप। दुर्गा देवी खुशी से बोली, क्या सच में इस आंगन बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है? बिल्कुल दादी माँ, बिल्कुल। अपर्णा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। दुर्गा देवी चेयर से उठते हुए बोली, कहाँ है सिया? आ गई वो। अपर्णा उन्हें थाम बोली, दादी माँ, राम उसे लेकर आ रहा है। दुर्गा देवी अपनी छड़ी संभाल जल्दी जल्दी अंदर जाते हुए बोली, मुझे जल्दी से मंदिर में ले चल। माता रानी के सामने दीपक जला देना, उनका धन्यवाद जो करना है। हाँ दादी माँ चलिए। अपर्णा उन्हें घर के अंदर मंदिर में ले आई। अपर्णा ने दीपक जलाया और दुर्गा देवी हाथ जोड़ कहा, आपका लाख लाख धन्यवाद माता रानी। कहाँ इस घर का आंगन इतने साल सूना था और कहाँ आज इसमें 3-3 बच्चों की हंसी किलकारी गूंजेगी। अपर्णा ने भी खुशी से कहा, आप ठीक कह रही है दादी माँ। सिया क्या आई, इस घर की खुशियाँ आ गई। लव कुश के साथ एक और नन्हा मुन्ना मेहमान इस घर के आंगन में खेलेगा। मैं बहुत खुश हूँ दादी माँ, बहुत खुश। दुर्गा देवी ने कहा, हाँ बेटा, सही कहा तूने। लव कुश को तो हमने बड़े होते देखा नहीं, लेकिन इस आने वाले मेहमान को हम बड़े होते हुए देखेंगे, उसका हर लम्हा हम जिएंगे। ये आंगन खुशियों से भर जाएगा। बस एक बार वो दोनों आ जाएं तो तू उनकी अच्छे से नजर उतारना अपर्णा। और हाँ, आज खाने में सब कुछ सिया की पसंद का ही बनेगा और कुछ मीठा भी बनवा देना। अपर्णा ने सिर हिला कहा, जी दादी माँ, मैंने पहले ही बोल दिया है कुक को, सब कुछ सिया की पसंद का बनेगा और मीठे में खीर बनेगी। ये तो तूने बहुत ही अच्छा किया। और हाँ, जल्दी से राज को फोन करके घर बुला ले, और हाँ, सिया के पापा और उसकी बहन और जीजा को भी बुला लेना। आज तो घर में जश्न होगा और उसकी सहेलियों को भी बुला लेना। अपर्णा ने कहा, जी दादी माँ, अभी कॉल करती हूँ सबको। इतना बोल अपर्णा फोन करने लगी। दुर्गा देवी अधीरता से घर के दरवाजे की ओर देखते हुए बोली, बच्चे भी अभी आते ही होंगे स्कूल से, और ये दोनों अब तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ रह गए। दुर्गा देवी खुद में ही बड़बड़ाए जा रही थी। वो सिया को देखने के लिए, उससे मिलने के लिए बहुत अधीर हो रही थी। दुर्गा देवी ने फिर से दरवाजे की ओर देखा, फिर मुंह बना अपर्णा की ओर देख कहा, अरे अपर्णा, तूने पूछा नहीं कि कहाँ थे वो दोनों और कब तक आएंगे? तुझे राम से सख्ती से कहना चाहिए था कि सीधा घर आए सिया को लेकर, इधर उधर कहीं ना जाए। अपर्णा उनकी अधीरता देख हंसते हुए बोली, दादी माँ, आप चिंता न करें, सब कह दिया है उन्हें, बस ही आ रहे हैं, रास्ते में हैं, और बाकी सबको भी फोन कर दिया है, राज भी घर ही आ रहे हैं। चलो, ये बहुत अच्छा किया तुमने, राज भी जल्दी ही आ रहा है, लव कुश भी आते ही होंगे। दुर्गा देवी ने कहा और फिर से छड़ी थाम इधर उधर टहलने लगी। अपर्णा ने कहा, आप बैठ जाए दादी माँ, आते ही होंगे वो दोनों। इस पर दुर्गा देवी कुछ कहती उसके पहले ही कमल चौधरी अंदर आते हुए बोले, किसका इंतजार हो रहा है माँ जी? दुर्गा देवी कमल चौधरी को देख मुस्कुराते हुए बोली, अरे आओ आओ दामाद बाबू, बड़े अच्छे समय पर आए हो। कमल चौधरी दुर्गा देवी के पैर छूते हुए बोले, प्रणाम माँ जी। दुर्गा देवी उनके सिर पर हाथ रख बोली, खुश रहो बेटा। वैसे आ रहे थे तो शांति को भी ले आते, शांति को तो फोन करके बुलाने का कोई फायदा ही नहीं, जानती हूँ वो हमेशा कलेश ही करवा कर जाती है। कमल चौधरी हाथ जोड़ बोले, अरे माँ जी, वो बस ऐसे ही है, छोड़िए उसे। आप तो ये बताइए कि किसका इंतजार हो रहा है, और आप बहुत खुश लग रही हैं। दुर्गा देवी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेटा, खुश तो हूँ, खबर ही ऐसी है, तुम सुनोगे तो तुम भी खुश हो जाओगे, लेकिन उसके पहले राम और सिया तो आ जाएं। कमल चौधरी ने मन ही मन कहा, अब वो नहीं आने वाले माँ जी, वो दोनों तो भगवान को प्यारे हो गए, बस कुछ ही देर में उनके मरने की खबर आती होगी, और उनके मरने की खबर आते ही मैं बनूंगा इस घर की जायदाद का इकलौता हकदार। तभी दुर्गा देवी फिर से अपर्णा से बोली, अपर्णा, एक बार फिर से फोन लगा, देख अब तक नहीं आए। अपर्णा कुछ कहती उसके पहले ही कमल चौधरी तीखी मुस्कान के साथ बोले, अब वो नहीं आएंगे माँ जी। कमल चौधरी के इतना कहते ही दुर्गा देवी और अपर्णा हैरानी से उन्हें देखने लगी। अपर्णा ने पूछा, क्या मतलब है आपका फूफा जी? कमल चौधरी हड़बड़ा गए। वो कुछ बोलते उसके पहले राम सिया के साथ अंदर आते हुए बोला, मतलब मैं बताता हूँ भाभी माँ। राम की आवाज सुन सबने उसकी ओर देखा। उन दोनों को देख दुर्गा देवी और अपर्णा के चेहरे पर तो प्यारी सी मुस्कान आ गई, लेकिन कमल चौधरी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हल्के बक्के हो राम और सिया को देखने लगे।
उनका उड़ा हुआ रंग देख राम तीखी मुस्कान के साथ बोला, क्या बात है फूफा जी, हम दोनों को जिंदा देख खुश नहीं है आप, और ये आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया। राम के इतना कहते ही कमल चौधरी के माथे डर से पसीने की बूंदें चमकने लगी। वो अपने माथे का पसीना पोंछ बोले, ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा। राम उनके हाथ से रुमाल छीनते हुए बोला, अरे आप घबरा क्यों रहे हैं फूफा जी, मैं जो बोल रहा हूँ सच ही तो बोल रहा हूँ। हैरान है ना कि हमें जान से मारने का इतना फुल प्रूफ प्लान फेल कैसे हो गया। राम के इतना कहते ही अपर्णा तुरंत सिया के पास आए और बोली, जान से मारने का प्लान। फिर उसकी चोट देख बोली, ये माथे पट्टी, ये चोटें कैसे आई तुम्हें। फिर राम की ओर देख बोली, तुम्हें भी तो चोट आई है राम, ये सब क्या है, ये चोटें कैसे आई तुम दोनों को। राम ने तीखी मुस्कान के साथ कमल चौधरी की ओर देख कहा, ये तो आप फूफा जी से पूछिए, क्यों फूफा जी बताए कि कैसे लगी ये चोट। राम के सवाल पर कमल चौधरी सकपका गया। दुर्गा देवी बोली, ये तू क्या बोल रहा है राम। दामाद जी ने प्रश्नवाचक चिन्ह। राम उनकी ओर देख बोला, हाँ दादी माँ, मैं सच बोल रहा हूँ, इन्होंने आज मुझे और सिया को जान से मारने की साजिश रची। एक्चुअली इन्होंने अकेले नहीं बल्कि इनके सुपुत्र अजीत ने भी, दोनों ने मिलकर ये सारी साजिश रची कि मुझे ऑफिस की लिफ्ट में, और अगर उससे बच गया तो मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल कर एक्सीडेंट में मुझे मरवा देंगे, और सिया की तो गाड़ी एक्सीडेंट भी करवा चुके हैं, इसे तो लगभग मौत के मुंह से बचा कर ला रहा हूँ। ये तो किस्मत अच्छी थी और आपका आशीर्वाद कि हम बच गए, वरना इनके चेहरे का ये उड़ा हुआ रंग कैसे देख पाता। कमल चौधरी घबराते हुए बोले, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। राम ने अपनी भौहें तान कहा, झूठा इल्जाम हाँ। कमल चौधरी ने बड़ी कॉन्फिडेंस से सिर हिलाया। राम ने उन्हें घूरते हुए कहा, दादी माँ मैं सच कह रहा हूँ, इनके बेटे ने आज मुझे मेरे ही ऑफिस के लिफ्ट में जान से मारने की कोशिश की। वो तो अच्छा हुआ सिया ने इनकी बातें सुन ली, इसने मुझे फोन भी किया, लेकिन मैं लिफ्ट में चढ़ चुका था, लेकिन आपके आशीर्वाद और सिया के प्यार की वजह से बच गया। लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी में बैठने गया तो इसकी कहीं आखिरी लाइन याद आई कि अपनी गाड़ी में मत बैठना। जब जांच करवाई तो पता चला उसके ब्रेक फेल थे, इसलिए दूसरी गाड़ी लेकर सिया के पास पहुंचा तो देखा इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और गाड़ी में आग लग चुकी थी। अजीत को लगा कि ये मर गई, लेकिन सिया गाड़ी में आग लगने से पहले ही कूद गई थी और लुढ़कती हुई नीचे झाड़ियों में जा गिरी। अगर मैं टाइम से ना पहुंचता तो ये खाई में जा गिरती। राम के ये खुलासा करते ही अपर्णा तुरंत सिया को आगे पीछे से चेक करते हुए बोली, तुम ठीक हो, तुम्हें और कहीं चोट तो नहीं लगी। सिया ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाभी माँ। दुर्गा देवी तो स्तब्ध खड़ी राम और कमल के बीच की बहस सुन रही थी। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कमल चौधरी ऐसा कुछ कर सकते हैं। उन्होंने तो अपनी छवि सबके आगे हमेशा साफ ही रखी, फिर आज ये सब सुन दुर्गा देवी हैरान थी। कमल चौधरी तुरंत दुर्गा देवी के सामने हाथ जोड़ बोले, माँ जी आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये तो झूठ बोल रहा है। राम अपने हाथ बांधे खड़ा कमल चौधरी को ही देख रहा था। उसने सिर झटक कहा, फूफा जी क्यों बेकार में सफाया दे रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये आप खुद अच्छे से जानते हैं। ये सुन कमल चौधरी इधर उधर देख कुछ बोलने को हुए, लेकिन दुर्गा देवी ने उनसे सवाल किया, राम को तुम्हारे बारे में इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ गई दामाद जी। दुर्गा देवी के सवाल पर कमल चौधरी हकलाते हुए बोले, वो ये बदला लेना चाहता है। हाँ बदला, शांति का बदला। शांति हर बार इसका अपमान करती थी ना, ये उसी का बदला लेना चाह रहा है। ये इस घर से मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। ये इस खानदान की सारी दौलत पर अपना हक जमाना चाहता है, ये नहीं चाहता कि इसमें से किसी को कुछ मिले। दुर्गा देवी उनकी बात काट बोली, लेकिन ये सब कुछ तो पहले से ही राम का ही है दामाद जी, फिर वो क्यों करेगा ऐसा, बल्कि वो तो खुद तुम्हारे बिजनेस के लिए चेक्स देता रहता है। दुर्गा देवी की बात सुन कमल चौधरी हक्का बक्का रह गए, क्या कहे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर कुछ सोच कहा, माँ जी मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। इससे पूछिए कि अगर ये सच बोल रहा है तो क्या सबूत है इसके पास कि ये सब मैंने किया है। ये सुन दुर्गा देवी राम की ओर देखने लगी। कमल चौधरी फिर से बोले, पूछिए इससे कि है कोई सबूत इसके पास अपनी बात को साबित करने के लिए। राम के खुलासे के बाद कमल चौधरी राम से सबूत मांगने लगे अपनी बात साबित करने के लिए।
जारी है।